क्या राजस्थान में लोकसभा की कुछ सीटों पर कांग्रेस ने आत्मसमर्पण कर दिया है? क्या वह कई आत्मघाती कदम उठा रही है जिससे कि बहुत सारी सीटों पर भाजपा को बाई मिल जाए, यानी कि भाजपा जीत की ओर बड़ी आसानी के साथ आगे बढ़ जाए? दरअसल राजस्थान की लोकसभा सीटों पर जिस तरह से उम्मीदवारों की घोषणा कांग्रेस कर रही है, उस घोषणा में अब तक 3 सूचियों में कुल मिलाकर 17 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और 2 सीटें नागौर आरएलपी के लिए और सीकर सीपीएम के लिए छोड़ दी गई है। यानी माकपा के साथ में कांग्रेस ने 1 सीट पर और आरएलपी के साथ 1 सीट पर गठबंधन किया है। कुल मिलाकर इन 17 सीटें के बाद में अब जो सीटें बचती है उनमें 6 सीटें बचती है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भी बांसवाड़ा डूंगरपुर में स्थानीय कांग्रेस नेताओं विधायकों के विरोध के बावजूद पार्टी बीएपी के साथ गठबंधन करने के लिए बातचीत कर रही है। संभावना है कि बीएपी के खाते में सीट जाएगी। ऐसे में कांग्रेस राजस्थान में कुल मिलाकर 22 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है। अब इस स्थिति में 5 उम्मीदवार और घोषित होने हैं, लेकिन अब आत्मसमर्पण की बात क्यों आई? बात यह है, दरअसल कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीदवारों की जो पहली सूची जारी की थी उसमें कुल मिलाकर 10 नाम थे और जैसे ही वे 10 नाम सामने आए, ना सिर्फ कांग्रेस में उत्साह का माहौल बना बल्कि भाजपा को भी अपनी सूची बची हुई 15 उम्मीदवारों की रोकनी पड़ी। जो आज तक रुकी हुई है वह सूची सिर्फ इसलिए रोकी गई क्योंकि पहली जो सूची थी कांग्रेस की वह काफी दमदार मानी जा रही थी और अगर उस हिसाब से आगे सोचा जा रहा था वैसी सूची और आती तो शायद कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान में और अच्छा माहौल बन सकता था। लेकिन जब पहली 10 की सूची आई तो खुद भाजपा यह मान रही थी कि इनमें से 5 सीटों पर कड़ा मुकाबला होगा और 2014 और 2019 से इतर परिणाम भी इन सीटों पर आ सकते हैं। लेकिन यह सोच बहुत ज्यादा दिन नहीं ठहर पाई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जैसे ही दूसरी सूची कांग्रेस की 5 उम्मीदवारों की आई, उसमें जो उम्मीदवार शामिल थे उनको लेकर बहुत ज्यादा उत्साह ना तो कांग्रेस में नजर आया और न ही टिकट मिलने वालों के समर्थन में। हां, उस सूची में बाड़मेर से उम्मेदाराम बेनीवाल का टिकट, जो आरएलपी से आकर कांग्रेस में टिकट ले रहे थे, उनको लेकर जरूर उत्साह रहा क्योंकि उम्मेदाराम बेनीवाल 2 बार बायतू विधानसभा क्षेत्र से नेक टू नेक फाइट में बहुत कम अंतराल से चुनाव हारे हैं। ऐसे में उस सूची से 1-2 उम्मीदवारों को लेकर अच्छी संभावना रही। वहीं श्रीगंगानगर से कुलदीप इंदौरा को टिकट मिला। युवा है, जिला प्रमुख है वर्तमान में और पुराना नाता उनका अनूपगढ़ से रहा है। अनूपगढ़ हालांकि अब बीकानेर लोकसभा में आता है, लेकिन वे गंगानगर के जिला प्रमुख हैं और इस स्थिति में माना गया कि कुलदीप इंदौरा को टिकट देकर भी कांग्रेस ने एक अच्छे उम्मीदवार का चयन किया। लेकिन बाकी सीटों पर बहुत ज्यादा मजबूती के साथ चर्चा नहीं हो रही। वहीं जयपुर के उम्मीदवार सुनील शर्मा नए चेहरे तो हैं, पहचाने हुए चेहरे तो हैं, लेकिन जयपुर डायलॉग से उनका जुड़ाव कहीं ना कहीं अब विवादों का कारण बन गया है और जयपुर डायलॉग को लेकर सुनील शर्मा खुद कह रहे हैं कि उनका वहां से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब विवाद एक बार उठ गया है, देखना है कि यह विवाद कितनी जल्दी समाप्त हो पाता है। यह तो 15 सीटों की घोषणा की बात हुई, लेकिन उसके बाद एक दिन पहले ही 2 सीटों की घोषणा और हुई है, जयपुर ग्रामीण और करौली धौलपुर। अब दोनों ही सीटों पर जो उम्मीदवार आए हैं उन्हें लेकर कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। दरअसल जयपुर ग्रामीण से अनिल चोपड़ा को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। अनिल चोपड़ा राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हैं। सचिन पायलट के साथ अक्सर देखे जाते हैं, जहां भी वे जाते हैं वहां अनिल चोपड़ा जरूर देखे जाते हैं। सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी टीम है, सोशल मीडिया पर बहुत नजर आते हैं। लेकिन जयपुर ग्रामीण में बहुत सारी जगह बात करने पे पता चलता है कि जितना सोशल मीडिया पर अनिल चोपड़ा नजर आते हैं उतने धरातल पर उतने नहीं है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है यह तो जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। लेकिन अनिल चोपड़ा को लेकर जयपुर ग्रामीण में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं देखा जा रहा कांग्रेस जनों के अंदर। हां, कुछ दिन अनिल चोपड़ा ने
जयपुर ग्रामीण में बहुत सारे क्षेत्रों में जाकर प्रयास किए हैं लोगों से मिलने के। उन्होंने अपना कार्यालय भी स्थायी बनाया है, लेकिन इसके बावजूद अनिल चोपड़ा को बहुत मजबूत उम्मीदवार जयपुर ग्रामीण में नहीं माना जाता। हालांकि अभी भाजपा का उम्मीदवार सामने आना बाकी है और वह उम्मीदवार आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि सामने आने वाला उम्मीदवार भाजपा किसे उतारती है और वह किस तरह से चुनाव को लड़ता है। उसके बाद तय होगा कि अनिल चोपड़ा क्या वास्तव में कांग्रेस के वो उम्मीदवार साबित हो सकते हैं जैसा सोचकर उतारा गया। फिलहाल तो उन्हें लेकर बहुत ज्यादा उत्साह नजर नहीं आ रहा। दूसरे उम्मीदवार जो करौली धौलपुर से उतारे गए हैं, भजनलाल जाटव पूर्व मंत्री थे अशोक गहलोत सरकार में। अब कांग्रेस ने यहां एक समस्या कर दी कि भरतपुर में भी जाटव उम्मीदवार उतार दिया और करौली धौलपुर में भी जाटव उम्मीदवार उतार दिया। ऐसे में जो अन्य जातियां एससी की हैं उनको कांग्रेस कैसे साधेगी। वैसे भी भजनलाल जाटव को लेकर बहुत स्पष्ट है कि गुर्जर मतदाता उनके खिलाफ जाएंगे, और खिलाफ इसलिए जाएंगे कि वे पायलट खेमा छोड़कर बाड़ेबंदी के समय अशोक गहलोत के साथ थे और मंत्री पद बचाते हुए पूरे समय तक अशोक गहलोत के साथ रहे। इस बार उन्हें चुनाव विधानसभा का हारना पड़ा और अब वे लोकसभा का टिकट प्राप्त करने में सफल रहे हैं, लेकिन उन्हें लेकर सीधी सीधी चर्चा है करौली धौलपुर में कि कांग्रेस बहुत ज्यादा यहां मुकाबले में नहीं आने वाली। लेकिन अभी भी वहां भाजपा का उम्मीदवार भी आना बाकी है। माना जा रहा है कि मनोज राजौरिया का टिकट काटकर भाजपा भी किसी नए चेहरे पर मौका देना चाहती है। अब वह चेहरा कौन सा होगा उसके बाद तय होगा कि क्या वास्तव में भजनलाल जाटव बेहद कमजोर उम्मीदवार साबित होते हैं या कांग्रेस के लिए जीत की सीट माने जाने वाली करौली धौलपुर में कुछ चमत्कार कर पाते हैं। फिलहाल जो 2 सीटें ये घोषित हुई है, इन्हें लेकर कांग्रेस में बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। कुल मिलाकर जो बाद की मतलब दूसरी तीसरी सूची की जो उम्मीदवारी है 7 लोगों की, 10 के अलावा, उन 7 में से 4 से 5 सीटों को बेहद कमजोर उम्मीदवार दिए गए हैं। यह खुद कांग्रेस जनों का मानना है, क्षेत्र के लोगों का मानना है। अब चुनाव लड़कर वे उम्मीदवार क्या लोगों के विचारों को बदल पाएंगे या अपनी दमदार उपस्थिति के जरिए परिणामों को बदल पाएंगे, तो ही कांग्रेस को लाभ होगा। अन्यथा इन सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस आत्मसमर्पण वाली पोजीशन में आ गई है। वैसे जो गठबंधन की सीटें अब तक दी गई हैं, उनमें भी कांग्रेस को फायदा सिर्फ इतना होगा कि जिन पार्टियों से गठबंधन किया है उनके वोट बंटवारे जो अन्य सीटों पर होते हैं, यानी कि सीकर में यदि कम्युनिस्ट के साथ में समझौता नहीं होता तो सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और गंगानगर तक कुछ कुछ वोटों में कम्युनिस्टों का दबदबा है। कुछ छोटे छोटे पैकेट बचे हुए हैं, उन वोटों में नुकसान कांग्रेस को होता तो उन सीटों पर कांग्रेस फायदा लेगी। लेकिन सीकर लोकसभा क्षेत्र में इस बार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया है एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद। इसके बावजूद कम्युनिस्टों को यदि सीट दी गई है तो कांग्रेस जनों में उसके प्रति उत्साह आना संभव नहीं है। वहीं नागौर सीट आरएलपी को दी है। आज नहीं हाँ ना करते 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 ये सीट आरएलपी के खाते में गई है। हालांकि भाजपा की उम्मीदवार ज्योति मिर्धा और आरएलपी और कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल के बीच में अदावत बहुत पुरानी है और एक बार फिर दोनों आमने सामने। पिछली बार ज्योति मिर्धा कांग्रेस की उम्मीदवार थी और आरएलपी से भाजपा के गठबंधन के साथ में हनुमान बेनीवाल थे। हनुमान बेनीवाल ने 2019 का चुनाव जीता था, लेकिन अब ज्योति मिर्धा उनके सामने भाजपा की उम्मीदवार हैं और आरएलपी का इंडिया गठबंधन से अलायंस हुआ है। हनुमान बेनीवाल उनके सामने। यहां भी कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद अच्छा रहा था, लेकिन अब चूंकि आरएलपी के खाते में यह सीट चली गई है तो फिलहाल कांग्रेस जनों में तो उत्साह नहीं है, लेकिन नेता दिखावी रूप से जैसा हमेशा सोशल मीडिया पर गठबंधन का स्वागत कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं। अब हनुमान बेनीवाल क्या 2019 का परिणाम दोहरा पाएंगे या फिर मुश्किल आने वाली है। यही कारण है कि इन बची हुई सीटों पर जो उम्मीदवार या गठबंधन हो रहा है उसे राजस्थान में कांग्रेस का
आत्मसमर्पण कहा जा रहा है। अब देखना यह है कि बाकी बची 5 सीटें, क्योंकि अगर बीएपी के साथ गठबंधन होता है बांसवाड़ा में तो 5 उम्मीदवार घोषित होंगे, और यदि नहीं होता है तो 6 उम्मीदवार कांग्रेस घोषित करेगी। ऐसे में देखना होगा कि इन बाकी बची सीटों पर कांग्रेस क्या इस आत्मसमर्पण वाली स्थिति से बाहर आकर मजबूती से चुनाव लड़ने के लिए मजबूत उम्मीदवार उतारने वाली है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे एक नई चर्चा के साथ।